जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। आज हम चर्चा करेंगे एक मैगजीन पत्रिका प्रकाशित हुई है जो कि 29 जून को हुई थी, और उसके कवर फोटो पर सावरकर का फोटो है और अंतिम जन उस पत्रिका का नाम है। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि ये गांधी स्मृति और दर्शन मेमोरियल के माध्यम से प्रकाशित की गई है, और उसके जो चेयरपर्सन है विजय गोयल जी, उनका कहना है कि जो सावरकर हैं बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान इंसान थे। ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि जो सावरकर हैं उनके ऊपर गांधी की हत्या का आरोप लगा था, और उसके बाद फिर उन्हीं की जो एक पत्रिका है, उन्हीं के नाम से जो मेमोरियल, जो स्मृति बनाई गई है, वहीं पर उनको प्रकाशित किया जाता है कवर पेज पर। तो ये इसके क्या मायने हैं, ये आज हम समझेंगे डॉक्टर राम पुनियानी जी से। स्वागत है राम पुनियानी जी आपका। जय भीम नाम होता है। बहुत धन्यवाद। जय भीम जी। रजत जी, आपका पहला बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर आज चर्चा रखी है, और आपने उसमें प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि जैसे आजकल सावरकर के जीवन पर बहुत सारी किताबें आ रही हैं, और ये अंतिम जन नाम की जो पत्रिका है उसके कवर पेज पर सावरकर के बारे में आया है, और सावरकर का गौरवान्वन पिछले 6-7 साल से पहले से बढ़ गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब इस दौर में हो रहा है जबकि ये सरकार जो है, जो हिंदू राष्ट्रवाद को मानती है, वो सावरकर को अपने एक बहुत महत्वपूर्ण आइकन के रूप में देखती है, क्योंकि ये सावरकर ही थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा की, और उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरा, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी जिनकी हत्या में वो एक अभियुक्त थे, और दूसरा बाद में जब मामला आया तो बाद में जीवनलाल कपूर ने तो इस बात को कहा कि भले ही हम उनको सजा नहीं दे सके किसी कारणों से, पर इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी हत्या में सावरकर का एक केंद्रीय रोल था, केंद्रीय भूमिका उनकी थी। ये जीवनलाल कपूर अपनी बात की जजमेंट में कहते हैं। तो खैर, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, अगर हम देखें कि सावरकर को अगर समझना हो तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सावरकर के जीवन के कई भाग हैं, और उसका जो पहला भाग है जो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी का था, उसके लिए भी हमें सावरकर की तारीफ करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग जो उनकी आलोचना करते हैं पूरी आलोचना में डूब जाते हैं, और उनके जीवन का पहला भाग जब वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे उसको वो इग्नोर कर देते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते, जो गलत है। तो पहली बात तो मानना पड़ेगा कि सावरकर के जीवन को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो पहले भाग में वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे। उन्होंने अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में थी, जो हिंसा में विश्वास रखती थी, क्रांतिकारी रास्ते पर चलना चाहती थी, उसके संपर्क स्थापित किया था। और इन्होंने खुद एक अभिनव भारत नाम का संगठन बनाया था, और ब्रिटिश में भी जाकर उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या करके आज़ादी की तरफ जाना चाहता था। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पर यहाँ एक मैं फर्क दिखा दूं जो बहुत कम लोगों के नोटिस में आया है, वो ये कि जितने बाकी क्रांतिकारी थे जो हिंसा के रास्ते में विश्वास रखते थे, वो ज्यादातर समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गया। बाद में भगत सिंह जी ने किया था। अनुशीलन समिति थी, वो भी वामपंथी विचारों में विश्वास रखते थे। और सावरकर एक क्रांतिकारी थे जो इटली के मैजिनी से ज्यादा प्रभावित थे, और इटली के मैजिनी जो थे वो फाशीवादी विचारधारा के जनक थे। तो पहले क्रांतिकारी तो थे, पर क्रांतिकारी में भी एक थोड़ा मैं फर्क दिखा दूं। अब जब वो लंदन गए पढ़ने, बैरिस्ट्री की एग्जाम पढ़ने गए, तो उन्होंने वहां ब्रिटिश विरोध दिखाया, और उनको बाद में डिग्री नहीं दी गई कि उन्होंने वो शपथ लेने से इनकार कर दिया कि मैं आजन्म ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। ये बात उनकी तारीफ में हमको कहना चाहिए, पर उनकी तारीफ यहीं तक खत्म हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उसके बाद जो उन्होंने काम किया, अपने
समूह की मदद से कर्जन वाइली की हत्या करवाई। इसमें डायरेक्टली इनका रोल यही रहा है। एक दूसरे नासिक के कलेक्टर जैक्सन, उसकी भी हत्या में इनका हाथ था। इन्होंने डायरेक्टली किसी की हत्या नहीं की, जो भी काम किए पिस्टल दूसरे के हाथ में थमाई, विचारधारा इन्होंने दी। तो ये उनका एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो कर्जन वाइली हो, जैक्सन हो, बाद में महात्मा गांधी हो, इन्होंने डायरेक्टली पिस्तौल नहीं चलाई, ये बात हमको मानना पड़ेगा। खैर, अब ये 2 हत्याओं में इनका जुड़ाव पाए जाने के कारण इनको 2 सजाएं हुई और वो अंडमान की जेल में हुई। अंडमान की जेल बहुत भयंकर जेल थी। इसके लिए इसको काला पानी कहा जाता था, और उसमें बहुत यातनाएं, क्रूर यातनाएं देते थे। उसमें 600 सेल थे, 600 सेल थे। और पर एक बात यह है कि जहां सावरकर वहां गए तो सभी कैदियों को बहुत यातनाएं देते थे। कई कैदियों की मृत्यु हो जाती थी, कई कैदी मेडिकल ग्राउंड पे छूटे, पर किसी ने भी इस प्रकार से माफी नहीं मांगी। सावरकर ने मांगी, और सावरकर ने वहां जाने के बाद 2010 में गए। 2011 से लेके आगे चलने तक उन्होंने 5 माफी नामे लिखे। तो जिंदगी का पहला भाग कि वो जो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी हैं, ये जिंदगी का दूसरा भाग। अब इसमें भी एक घटना बीच में होती है, जब उनको इंग्लैंड से अंडमान के लिए ले जा रहे थे, तो एक जहाज में वो थे, पानी के जहाज में। तो जब जहाज फ्रांस के किनारे मार्सेल्स पे पहुंचा, तो वहां उन्होंने वो जो बाथरूम के एक छेद से डुबकी लगा के फ्रांस की जमीन पे पहुंच गए। पर ब्रिटिश ऑफिसर ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया और वो उनको अंडमान जेल में डाला गया। तो 2011 से उनके जीवन का दूसरा पीरियड चालू होता है। 2011 या 1911? सॉरी, 1911 से दूसरा पीरियड चालू होता है, जब वो लगातार अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। और माफी भी मांगते हैं, उसी के साथ साथ अपनी प्रतिबद्धता ब्रिटिश सरकार के प्रति जाहिर करते हैं। अब ये देखिए, उनको डिग्री क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, मैं ये शपथ नहीं ले सकता। जेल में आकर वो बदल गए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जाहिर की। 2011 से लेकर आगे तक उन्होंने 1911 से लेकर आगे तक 1911 से लेके 1920 तक उन्होंने 5 माफीनामे लिखे। और ये माफीनामों में उन्होंने जो उसका कंटेंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कंटेंट में वो लिखते हैं कि जो मैंने किया वो गलत था, जो मुझे सजा मिली वो उचित सजा थी, पर मैं उसका पछतावा कर रहा हूं और मैं आपके पास, आपकी गोद में, सरकार की गोद में वापस आना चाहूंगा, और आप मुझे जो भी काम कहेंगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं। उनके 5 माफीनामे कई किताबों में आए हैं, और उसका एक ही टोन है कि मैं माफी चाहता हूं, आपकी मदद करूंगा। और उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ रहे थे, पूरा देश उसके विरोध में था। इन्होंने कहा ये रिफॉर्म्स को लागू करने में ब्रिटिश को जो मदद चाहिए मैं करूंगा। यानी यहाँ वो एक दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं, पूरी तौर से ब्रिटिश को समर्पण कर देते हैं। और फिर बाद में जाकर उनको जेल से 1923 में छोड़ा जाता है। इसी के पहले एक सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, इसके आगे तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी डिग्री नहीं लेता क्योंकि उसे शपथ लेनी पड़ेगी, उसे अपनी प्रतिबद्धता अंग्रेजी हुकूमत के तरफ दिखानी पड़ेगी, और वो कई सारे संगठन भी बनाता है, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो आइडियोलॉजिकल उसका शिफ्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसी अंग्रेजी हुकूमत का पिट्ठू बनने के लिए तैयार है? ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अंडमान की जेल की परिस्थितियां बहुत भयंकर थी। क्या उनसे डर के? बिल्कुल, उनसे डर के ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वैचारिक परिवर्तन हुआ, विचारधारा में परिवर्तन हुआ। एंटी ब्रिटिश से वो एंटी मुस्लिम स्लांट ज्यादा हो गया। एंटी मुस्लिम स्लांट उनका शुरू से था, पर वो इसके बाद वो ज्यादा मजबूत हो गया और उन्होंने उस पर ही फोकस किया, और जिसके चलते उनको खैर माफी भी मिली। और उसके पहले एक घटना बता दूं, जो राजनाथ सिंह कहते हैं कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से उन्होंने माफी मांगी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जानते हैं 1915, अभी मैं ठीक कह रहा हूँ, 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे,
और इन्होंने माफी मांगना चालू किया 1911 से। तो उनका तो कोई संपर्क नहीं था। जैसी बात। महात्मा गांधी से संपर्क क्या है, संबंध क्या है? 1915 के बाद महात्मा गांधी भारत आए तो सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर सावरकर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि आप सावरकर को छुड़ाने में मदद कीजिए। तो वैसे भी गांधी की विचारधारा थी कि सावरकर ने देश के लिए काम किया है, ये कोई निजी हिंसा नहीं थी, तो इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिए, ये उनका विचार था। क्योंकि गांधी इसमें कोई संकीर्ण सोच वाले नहीं थे और वो ये भी नहीं जानते थे कि सावरकर के विचार अभी किस प्रकार से बदल गए हैं और वो किस प्रकार से अभी ब्रिटिश के पीछे अपनी पूरी ये प्रतिबद्धता को लागू कर रहे हैं। तो सावरकर ने पर क्या लिखा उनके भाई डॉक्टर सावरकर को कि आप माफी मत मांगिए, आप पिटीशन लिखिए। पिटीशन में ये बात कहिए, ये पूरे पत्र मौजूद हैं और इवन मैं अगर क्षमा प्रार्थना के साथ कहूंगा, मैंने भी एक खुद कंपाइल की बुक कंपाइल की है सावरकर पे। उसमें ये पत्र भी मैंने उल्लेख किया है, महात्मा गांधी के रोल का भी उल्लेख किया है जो उनके कलेक्टेड वर्क से है। तो गांधी जी क्या लिखते हैं उसमें? किताब का नाम भी बता दीजिए प्लीज सर। देखिए, किताब का नाम ये आसानी से उपलब्ध नहीं है, अमेजोन पे आएगी शायद। अच्छा। इसका नाम है सावरकर रिवोल्यूशनरी मर्सी पिटिशंस हिंदू नेशनलिज्म। अच्छा, ठीक है। तो ये किताब हमें जल्दी अमेजोन पे मिल जाएगी शायद। ठीक है, मैं उसकी लिंक शेयर करूंगा। जी, हिंदी में भी आ रही है वो। ठीक है, तो उसमें महात्मा गांधी ने डॉक्टर सावरकर को लिखा, इसमें आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए कि भाई सावरकर ने कोई निजी स्वार्थ के लिए ये काम नहीं किए थे, ये तो एक राजनीतिक काम है, तो इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिए। ये यहाँ तक गांधी ने कहकर रोक दिया। पर सावरकर उससे बहुत आगे गए और उन्होंने जो फिर उनका थोड़ा सा जो माफीनामों के कारण सरकार ने उनको छोड़ दिया। और एक महत्वपूर्ण बात, सरकार ने न केवल उनको छोड़ा, उनको 60 रुपए महीने की पेंशन दी। अब रजत, आप सोचेंगे 60 रुपए महीने, 60 रुपए में तो आजकल एक चाय का कप नहीं आता। आज के रेट के हिसाब से वो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास अगर आज की कैलकुलेशन करें तो 3-4 लाख के करीब आता था उनको मंथली पेंशन। ठीक है, तो वो आए। अब यहाँ से दूसरा पीरियड चालू होता है। उनको कहा गया कि आप रत्नागिरी में रहेंगे, रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ ये दूसरे पीरियड की मैं बात करूं, इसमें उन्होंने 1-2 अच्छे काम भी किए। अच्छा काम ये था कि उन्होंने एक मंदिर की शुरुआत की, पतित पावन मंदिर। क्योंकि उस समय जैसे आप जानते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, तो सावरकर ने कहा कि भाई इनको भी प्रवेश मिलना चाहिए, पर उन्होंने उनके लिए अलग मंदिर बनाए। अब देखिए, अंबेडकर और उनके इसमें फर्क देखिए। अंबेडकर कहते हैं कि यही जो कालाराम मंदिर है हम इसी में आएंगे। ये कहते हैं ठीक है, आपको मंदिर आना है ना, तो आपके लिए हम दूसरा मंदिर बना देते हैं। तो खैर जो भी, पर फिर भी इस बात को मानना पड़ेगा कि सावरकर बाद में तो खैर शायद नास्तिक भी हो गए। और मैं इस पर सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपको बीच में टोका। सावरकर जो मंदिर बना रहे हैं, मैं उसको कोई अच्छा काम नहीं समझता, ये मेरा स्टैंड है। क्योंकि उससे अल्टीमेटली जो पूरा बहुजन कम्युनिटी है, जो अछूत है या जो शूद्र कम्युनिटी है, वो वापस उसी बाड़े में लेके जाके उनको कैद करने की कोशिश थी। तो मैं पर्सनली उसको अच्छा नहीं मानता। बाकी आपकी अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा हो सकती है। मैं इसमें केवल इतनी बात देखता हूं कि कम से कम उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में सोचा, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी आपकी बात सही है कि वो दलितों के लिए अलग मंदिर बनाना वैसे ही है कि जैसे आप मुख्य मंदिर में नहीं आ सकते। तो अंबेडकर और सावरकर का मतभेद इसलिए मैं बता रहा हूँ। अंबेडकर कहते हैं कि हमको उसी मंदिर में, अगर आप हमको हिंदू मानते हैं तो उसी मंदिर में हमको आने दीजिए। सावरकर बोलते हैं हम आपको हिंदू भी मंदिर मानते हैं, आपके लिए अलग मंदिर बना देंगे। ऐसे ही मुझे एक लगे हाथ एक टिप्पणी कर दूं जो इससे बहुत रेलेवेंट नहीं है। एक केरल में एक घटना हुई थी, जो कुछ दलितों ने क्रिश्चियन धर्म में प्रवेश किया। तो जाति व्यवस्था तो बहुत मजबूत है। केरला के पहले जो क्रिश्चियन थे बहुत सवर्ण बैकग्राउंड से आए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अभी क्रिश्चियन बन गए, आपके लिए हम अलग चर्च बना देंगे। खैर ये तो उसमें आपकी बात में तथ्य है, मैं आपकी बात से काफी सहमत हूं, पर आप मेरा समझिए मैं किस बात समझ गया मैं सर। अच्छा, ये चीज सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ये चीज आपको सिखिज्म में दिखाई देती है। ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ इस्लाम धर्म में ये चीज है कि वो जो उनकी मस्जिद है उसके अंदर जाके वो नहीं करते, लेकिन मस्जिद के बाहर वो जातिवाद करते हैं। तो बिल्कुल आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया, इसलिए मैंने वो टिप्पणी जोड़ दी। तो खैर, अब वो 1937 तक रत्नागिरी में रहते हैं।
पतित पावन मंदिर बनाते हैं दलितों के लिए। और उसी के साथ साथ एक बात उनकी महत्वपूर्ण है, लोग कहते हैं कि वो नास्तिक एथिस्ट हो गए। और जैसे आज गाय का मुद्दा है, इसलिए मैं खास तौर से जोड़ रहा हूं कि गाय के मुद्दे के ऊपर कितने लोगों की लिंचिंग की गई। लिंचिंग एग्जैक्ट वर्ड उसका हिंदी में कोई इतना समकाल इतना अच्छा शब्द नहीं है, लिंचिंग की गई। और सावरकर ने कहा ये गाय कोई पवित्र जानवर नहीं है, ये तो एक उपयोगी पशु है। और ये बात उनकी एक उसमें भी एक तथ्य था। अब 1937 के बाद जब कांग्रेस सरकारें चुनकर आई अलग अलग राज्यों में, तो उन्होंने सावरकर पर यह बंधन हटा लिया कि आपको रत्नागिरी में ही रहना जरूरी है। अब उसके बाद फिर वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और इसी के पहले एक और बात हुई, जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब के कारण उनको हिंदू राष्ट्रवादी अपना बहुत बड़ा आदर देते हैं। और ये किताब है हिंदुत्व और हु इज ए हिंदू। इसमें उन्होंने हिंदू की परिभाषा रखी, हिंदू की परिभाषा रखी कि जो इस धरती को पुण्य भूमि पवित्र भूमि मानता है वो हिंदू है। तो क्रिश्चियन और मुसलमान इससे बाहर हो गए, तो इसीलिए हिंदू राष्ट्रवादी इनकी इस परिभाषा के हिसाब से तो जापानी लोग भी हिंदू हो गए, क्योंकि वो भी इस धरती को पुण्य भूमि मानते हैं। खैर उनसे वार्तालाप आप कर नहीं सकते, बात सच है। ठीक है, आप देखिए ना, पूरी दुनिया में जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो भारत को अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। पर उनकी फिर पितृभूमि नहीं है, पितृभूमि नहीं है, नहीं पुण्य भूमि के मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सही बात कही। तो खैर ये उन्होंने एक परिभाषा की जो थियोलॉजिकल नहीं है, थियोलॉजी का आप समझ लीजिए, ये एक राजनीतिक परिभाषा है। मुसलमान और क्रिश्चियंस को यहाँ के दायरे से बाहर रखने के लिए परिभाषा की गई। और उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा की। आज हिंदुत्व और हिंदू धर्म का बहुत डिबेट चलता है। उन्होंने कहा हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व ये पूरा हिंदूपन है। और हिंदुत्व के 3 आधार हैं, ख्याल कीजिएगा। एक आर्य नस्ल, दूसरा ब्राह्मणवादी संस्कृति, संस्कृति जब कहते हैं तो ब्राह्मणवादी संस्कृति पे उनका ध्यान जाता है, और तीसरा सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक की जमीन। तो ये उनके हिंदुत्व का आधार है। तो ये आधार को लेकर ही उन्होंने कहा ये हिंदू राष्ट्र है। और मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी में है, वैसे भी क्रिश्चियन तो दाल में नमक के बराबर है या उससे भी कम है, और हमारे पास कम दाल वाली नमक है, वो बात अलग है। अब तो क्रिश्चियंस के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ, मुसलमानों को कहा गया ये माइनॉरिटीज है। और यहाँ उन्होंने एक और बात कही जो आगे 2 राष्ट्र बनने का सिद्धांत बना, उन्होंने इसको आर्टिकुलेट किया। बात तो चल रही थी, आर्टिकुलेट किया कि इस कंट्री में, भारत में 2 राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। पर हिंदू राष्ट्र ये मुख्य राष्ट्र है और मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी है। ये जो 2 नेशन थ्योरी जो है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जिन्ना से पहले इन्होंने दे रखी थी। जी 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 जी, देखिए ये 2 नेशन वाली राजनीति तो पहले भी चल रही थी, ये बात ख्याल करें। और उसका आर्टिकुलेशन, उसको सामने रखना वैचारिक रूप से, ये सावरकर ने सबसे पहले किया। उनके पहले ऑन डॉक्यूमेंट वो कहीं भी नहीं थी, लेकिन राजनीति में कानाफूसी चल रही थी कि हमें 2 राष्ट्र बनाने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें इन्होंने ये मान के चलिए कि आग में घी का काम इन्होंने कर दिया कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेड करके दे दी कि ये 2 नेशन थ्योरी इस तरीके से हो सकती है। ठीक। और मेरा मानना है कि इसी किताब के कारण सावरकर को इतना महत्व ये सरकार देती है। अच्छा, ठीक है, ये मेरी मान्यता है, क्योंकि वो किताब जो है इनकी गीता टाइप है। अब गीता आप समझिए, गीता या बाइबल या कुरान, ये वो है, और उसके आधार पे इनकी राजनीति चलती है। अब खैर 1937 के बाद फिर वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष रहते हैं। और अपने अध्यक्षीय भाषण में हर बार वो कहते हैं इस देश में 2 राष्ट्र बसते हैं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, ये बात वो वहां से करते हैं। और इसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, हर जगह राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना। अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी भूमिका भारत की आजादी में गांधी से कम नहीं है। पर 1937 के बाद जब वो फ्री थे तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के हर एक कदम का विरोध किया। और जो भी नो सपोर्ट टू कांग्रेस पॉलिसीज वगैरह उनका एक था। और ये हमको 1942 में क्लियर कट 2 जगह पे दिखता है। महात्मा गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, करो या मरो का नारा दिया। तो उस समय सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे,
उन्होंने हिंदू महासभा की सभी ब्रांचेस को लिखा कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटिश को तकलीफ हो, और हम संगठन वाले लोगों को अपने काम पे लगे रहना चाहिए। यानी आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां करते रहो, क्योंकि गांधी ने को बोला कॉलेज छोड़ो, स्कूल छोड़ो, नौकरी छोड़ो, सड़क पे आओ, अंग्रेजों को भगाओ, करो या मरो। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा नहीं, आप टिके रहो, अपनी नौकरी करते रहो, अंग्रेज सरकार को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इससे आगे जाकर उन्होंने ब्रिटिश सेना में लोगों को रिक्रूट कराने के सेंटर खुलवाए। अच्छा, अभी देखिए यहाँ 2 क्रांतिकारी हैं। ये पहले के एक्स क्रांतिकारी, तो इनको मैं बोलूंगा, उतनी क्रेडिट में उनको दूंगा। दूसरे सुभाष चंद्र बोस, उनके कांग्रेस से बहुत मतभेद बाद में हुए, नो प्रॉब्लम। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस सेना खड़ी करते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। ये अंग्रेजों की सेना को मदद करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए, सावरकर अप्रत्यक्ष रूप से सुभाष चंद्र बोस की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, और साथ में गांधी जी की जो पूरा जो संघर्ष है उसका भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इससे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि डॉक्टर अंबेडकर भी तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के साथ में थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का ब्रिटिश हुकूमत के साथ होना एक अलग बात है और सावरकर का होना एक अलग बात है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की उस समय मुख्य प्राथमिकता थी आप एक भूमि को आजाद नहीं कराना है, इस भूमि के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे हक और अधिकार मिले। ये बहुत ही डिफरेंस है सारी चीजों में, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं, मैं आपके नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं पूरे जो दर्शक हैं उनके लिए मैंने बोला। मैं कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात की। आजादी के आधुनिक भारत के 3 आइकॉन्स जो मैं मानता हूँ, गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर। अंबेडकर को भी मैं उतना ही महत्व देता हूँ जितना गांधी या भगत सिंह को देता हूँ, क्योंकि जो हमारी संविधान के मूल्य, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्य, वो अंबेडकर की राजनीति का ही परिणाम है। और वो ब्रिटिश काउंसिल में थे, इसके लिए कई लोग उनको बहुत आलोचना करते हैं, पर मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य था यहाँ के दलितों का सशक्तिकरण। उस सशक्तिकरण के बगैर आजादी का आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहता। ये मेरी मान्यता है, मेरी भी यही मान्यता है। खैर, इसके ऊपर हम एक अलग से प्रॉपर एक एपिसोड में डिस्कशन करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर। अभी हम वापस आते हैं सावरकर। अच्छा, मैंने जितना पढ़ा सावरकर के बारे में और जितने मैंने इंटरव्यू सुने और जो उनके पक्ष में जो लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, तो मेरी एक ये समझ बनी कि सावरकर जो हैं वो जब काला पानी की सजा में जा रहे हैं उस ड्यूरेशन में उनका एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। वो इस चीज को समझ रहे हैं कि भारत आज नहीं तो कल आजाद तो हो ही जाएगा, लेकिन जब वो आजाद होगा तो उस कंडीशन में पावर किसके हाथ में रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जहन में ये सवाल कहीं ना कहीं वो खुद से पूछ रहे हैं और उसके हिसाब से फिर वो आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई वजह दिखाई नहीं देती। क्योंकि एक व्यक्ति जो कि चलते हुए जहाज से पानी के अंदर डुबकी लगा दे तो उसको मौत का डर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पर आपकी बात से थोड़ा सा डिफर करता हूं। तो फिर उसके अलावा क्या वजह है कि वो जो काला पानी में जो अत्याचार किए जा रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, तो वो उनको नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा घूमती रहती है। देखिए, पानी में कूदना और अंडमान की जेल में रहना में बहुत फर्क है। लेकिन जान जाने का तो खतरा दोनों ही जगह है। जान जाने का खतरा है, जेल में जाने से ज्यादा उन्होंने एक चांस लिया और उसमें वो समुद्री किनारे से बहुत दूर नहीं था। रजत, आप ये देखिए, 20 समुद्र में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। मैं जब शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में था तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, नागपुर के हिंदू ज्ञानपीठ कॉन्वेंट। ये शायद आज भी मौजूद है वहां पर स्कूल, और ये आरएसएस एफिलिएटेड है। तो उन्होंने बाकायदा ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि सावरकर कैसे डुबकी लगाते हैं, मतलब समुद्र में कूद जाते हैं और फिर वहां से तैरता हुआ वो जाते हैं किनारे तक। कि वो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अंदाज है, मैंने पढ़ा था, वो 30-35 मीटर की दूरी थी। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं, बहुत ज्यादा दूरी। जो हमारा एक स्विमिंग पूल होता है, ओलंपिक स्विमिंग पूल के 2/3 या हाफ, मैं नहीं जानता ज्यादा, पर ये बहुत लंबी दूरी नहीं थी। यानी उसमें जान जाने का खतरा मुझे नहीं लगता। खैर, एनीवे, तो हम जो बात कर रहे थे, तो एक तो उन्होंने 1942 में उनका रोल, और
जो आपका सवाल है कि उनको लग रहा था आजादी तो मिलना ही है, ये किससे, ये किस बात से लगता था, ये किस बात से लगता था? ये तो बड़े गड़ी गढ़ाई बात है। आजादी हासिल करने के लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये बात उनको पता थी तो बचपन में उन्होंने क्रांति का रास्ता क्यों लिया? नौजवान के पीरियड में उन्होंने वो बम बनाने की बातें, इधर उधर पिस्तौल बनाने की बातें वो क्यों की? अब ये तो एक अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी सोच है कि नहीं, हमको आजादी तो मिलने वाली है, और यहाँ फिर उसको ये भाई कि मुसलमान सत्ता में ना आ जाएं, हिंदू राष्ट्र बने, ये उससे उसको जोड़ना, ये मेरे ख्याल से एक अवसरवादी बात है। आजादी के बाद एक प्रक्रिया देखिए, मैं जिसपे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। इसी के साथ साथ आजादी के आंदोलन के प्रक्रिया में ही भारत राष्ट्र बना। भारत राष्ट्र को मैं ऐसा नहीं मानता कि जो राजाशाही का पीरियड था और जो आजादी के आंदोलन के समय जो हमारा राष्ट्र बना वो एक ही था, इस बात को मैं नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं, मैं भी एग्री करता हूं इस बात से, क्योंकि भारत का 1947 में भारत अस्तित्व में आया, उससे पहले तो इसके कई सारे नाम रहे थे, जिसमें आर्यवर्त, जम्बूदीप, तो बहुत सारे नामों से इसे जाना गया। तो ये जो आंदोलन हुए गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, ये आंदोलनों ने तो भारत को बनाया। भारत केवल आजाद, देखिए आजादी के आंदोलन के दो भाग हैं, एक ब्रिटिश को भगाना, दूसरा भारत को बनाना, तो ये भारत को बनाने की प्रक्रिया से तो कहीं नहीं रहे, और ब्रिटिश को भगाने में भी इन्होंने कहा हाँ ठीक है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब उनको कौन सा वो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे या क्या करते थे? ये तो एक चालाकी से गढ़ा गया आर्गुमेंट है कि आजादी तो मिलने ही वाली है, तो उसके लिए ये इस बात को मैं इस तथ्य से मुझे लगता है ये बहुत अवसरवादी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद का एक समझने की कोशिश की क्या शायद ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, और कई लोग कहते भी हैं कि वो शिवाजी जैसे चालाक थे कि मैं माफी मांगूंगा, छूट जाऊंगा और फिर ब्रिटिश के विरोध में काम करूंगा। माफी तो मांगी, छूट भी गए, पर ब्रिटिश के विरोध में काम नहीं किया, उल्टा उनसे पेंशन वाली है, ब्रिटिश के समर्थन में काम किया। अच्छा, अब ये दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा, इसी दौरान इंडियन नेशनल आजाद हिंद फौज बनी, इन्होंने उसके विरोध में काम किया, ब्रिटिश को मदद करके। इसी दौरान अंबेडकर के आंदोलन चले, ये अंबेडकर के आंदोलन में कहीं नहीं थे। अंबेडकर ने जो इतने महत्वपूर्ण आंदोलन किए सामाजिक समता के लिए, उसमें इनका कोई समर्थन नहीं था। ये बात हमको देखना चाहिए। अब तीसरी बात आती है, क्योंकि पार्टीशन हुआ और पार्टीशन का दोष ये लोग महात्मा गांधी पे देते हैं, जबकि पार्टीशन का वास्तविक दोष जो मेरे हिसाब से है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के फूट डाल राज करो की नीति, इसका समर्थन एक तरफ से हिंदू राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद, इन तीन के कारण हुआ। अब इसके बाद गांधी हत्या के मामले पे आते हैं। तो गांधी हत्या के मामले में जो इनके शिष्य, सबसे बड़े शिष्य थे गोडसे, और एक मैं उल्लेख करना चाहता हूं, गोडसे का एक पत्र था जिसका नाम था, पहले था वो अग्रणी, बाद में उसको बदल के हिंदू राष्ट्र कर दिया गया, उसके न्यूज़पेपर का टाइटल। उसमें एक कार्टून छपा था दशहरे का, एक रावण है 10 सिर वाला, उसको सावरकर उसको तीर से मार रहे हैं, और उस पर गांधी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। और नहीं, रावण के 10 सिरों में केंद्रीय सिर गांधी का है, उसके बाजू में पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 10 सिर में मुझे 4 सिर याद हैं। तो ये कार्टून भी छपा था, और ये इनका पूरा समर्थन गोडसे को था। उस अखबार को ये मदद भी करते थे। खैर, अब उसके साथ साथ जो और दूसरी बात ये हुई कि अब गांधी मर्डर का जो भी हुआ वो एक अपने आप में लंबी कहानी है, पर पहला जो कोर्ट बना जस्टिस आत्माचरण का, आत्माचरण ने कहा कि भाई सावरकर के ऊपर सावरकर को सजा देना मुश्किल है, क्योंकि जो इनके खिलाफ बयान आया है उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस, ये लीगल लैंग्वेज है, हिंदी में अनुवाद करना मुश्किल आ रहा है मेरे लिए, उसका समर्थन वाला कोई दूसरा कुछ इसी तरह का होगा, इसीलिए हम उनको सजा नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दोषी नहीं है, उन्होंने कहा इनको सजा नहीं दे सकते क्योंकि ये कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है। अब 1960 के दशक में जीवनलाल कपूर कमीशन बैठा, जीवनलाल कपूर कमीशन ने पूरी जांच की, और उस समय तब तक सावरकर नहीं थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि गांधी हत्या
का जो मुख्य कारण है वो है सावरकर और उनके चारों तरफ रहने वाले व्यक्ति। इसके अलावा कोई और थियरी इसको सपोर्ट नहीं करती कि सावरकर का गांधी मर्डर में केंद्रीय रोल था, सेंट्रल भूमिका थी। ये जीवनलाल कपूर। तो खैर ये चारों चीजें जो उनके अलग अलग जीवन के भाग में थी। और एक बात और है, यहाँ मैं सावरकर के विचारों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग स्वीकार किया, उनकी एक देश की कल्पना थी जिसमें वो सबको एकोमोडेट करना चाहते थे। सावरकर ने गौतम बुद्ध की बहुत आलोचना की। उन्होंने शिवाजी की भी आलोचना की है, अपने शिवाजी की बात हाँ। गौतम बुद्ध की आलोचना क्यों की? गौतम बुद्ध ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिससे देश कमजोर हो गया, जिससे विदेशी लोग यहाँ आ गए। और ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया है आज के आजाद भारत में भी कि सम्राट अशोक की वजह से हम लोग गुलाम हुए। वो इस बात को बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहते कि हमारा समाज जो है, जो उस समय का जो समाज था, आज का समाज है, वो बटा हुआ है, उनके अंदर एकता ही नहीं है। वो क्यों किसी एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ेंगे? यहाँ पर आपने मात्र कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हथियार दिए और बहुसंख्यक समाज के हथियार छीन लिए, तो क्या ही आप देश की रक्षा कर पाओगे? करेक्ट। और दूसरा, राजाशाही में देखिए, इतिहास को एक अलग प्रकार से देखना पड़ेगा। जो राजाशाही थी और अंग्रेज लोग भी एक एक राजा को आइसोलेट करके हराते गए, क्योंकि उनके हथियार अच्छे थे, टैक्टिक्स मॉडर्न थे। और यहाँ के भी कोई राजाओं की एकता का आधार क्या हो सकता है? हर एक राजा चाहेगा मैं छत्रपति, सबसे बड़ा राजा मैं हूँ, मैं राजा हूँ, आप राजा रहो, मैं आपके अंडर में क्यों काम करूंगा, मैं तो कोशिश करूंगा, मेरी सत्ता ज्यादा हो। तो वो एक अलग मामला है, उसको भी एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जो उपनिवेश हुआ अंग्रेजों की, जो उसमें मोर एडवांस फायर पावर, ये देखिए, वो भी उसमें एक, उस पे हम नहीं जाएंगे, वो अपने आप में एक मुद्दा है, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन किया जा सकता है। हाँ। और दूसरे सरल इतना ही कहूंगा कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर अशोक ने अपने साम्राज्य को मेंटेन किया, विस्तार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने विस्तार किया। तो ये सावरकर का ये जो बुद्ध धर्म की आलोचना थी, उन्होंने बुद्ध धर्म की बहुत आलोचना की। और बुद्ध धर्म में मैं दो केंद्रीय बातें देखता हूँ, एक अहिंसा और दूसरा जाति व्यवस्था का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध। यानी मुख्य रूप से वो इन दोनों चीजों का विरोध कर रहे थे। और एक बात देखिए, भारत का संविधान बनने के बाद इन्होंने संविधान का भी विरोध किया। इन्होंने ये संविधान, ये भारत के लिए सूटेबल नहीं है, भारत के पुराने धर्म ग्रंथों से मेल नहीं खाता, तो भारतीय संविधान का भी इन्होंने कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया। खैर ये सब चीजें हैं। और इसके चलते अंतिम जन जो पत्रिका है, उसके फेस कवर पे सावरकर स्पेशल इश्यू निकालना, ये हमारे समय का एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि जहां गांधी के मूल्य, अंबेडकर के मूल्य, भगत सिंह के मूल्य, इनकी समाज में ज्यादा जगह नहीं है। और प्रैक्टिकल रूप में लोग उनको केवल जबानी जमा खर्च से उनका आदर करते होंगे, और जहां तक उनके मूल्यों का सवाल है, उनके मूल्यों को पूरी तौर से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मैं यही कहूंगा कि अंतिम जन पे उनका फोटो आना, ये आज के समय के एक बैरोमीटर है, जो हमको बताता है कि हम कहाँ तक एक भारतीय राष्ट्रवाद के रास्ते से कितना दूर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने विस्तार से सावरकर को समझाने की कोशिश की, उनकी विचारधारा को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये एक वीडियो सावरकर को समझने में हमारे दर्शकों के काम में आएगा। इसके अलावा भी आप लोग किताबें पढ़िए, जो सर ने जो किताब बताई उसका लिंक जैसे ही वो आएगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ किताबें हैं, वो मैं अपनी तरफ से मेंशन कर दूंगा, तो आप उनको खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत धन्यवाद रजत। एक ही पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इस किताब का हिंदी अनुवाद ये उद्भावना प्रकाशन की तरफ से आ रहा है। ठीक है। दुर्भाग्यवश उद्भावना वाला भी वो अमेज़न पे रखता नहीं है। अच्छा। तो उद्भावना प्रकाशन वैसे दिल्ली में फेमस है, तो उनकी पत्रिका भी आती है, तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।